जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन गहलोत आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम अपने हिंदी की रिवीजन क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी की भाषा का मौलिक ज्ञान लेते हैं। हिंदी शब्द आया कहाँ से? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी शब्द किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी लोग जो थे वो सा को हा बोलते थे। फारसी लोग जो थे वो सा को हा और दा को दा बोलते थे। तो भारत में एक नदी थी, सिंधु नदी, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? हिंदू नदी। वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू नदी। अब भारत में सबसे पहले आर्य पंजाब में आए थे। ठीक है, भारत में सबसे पहले आर्य कहाँ आए थे जी? पंजाब में आए थे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम आकर वेद लिखे, और वेद किस भाषा में लिखे? संस्कृत में। ठीक है, अब संस्कृत भी हमारी दो टाइप की है। ठीक है, दो पार्ट थे संस्कृत के, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करें तो उसमें वैदिक वेदों का जिक्र हुआ। ठीक है, वेद लिखे गए। और लौकिक संस्कृत में महाभारत और रामायण को लिखा गया। इसके बाद आई इंडिया में पाली भाषा। इस भाषा को लाने वाले महात्मा कौन थे? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के टाइम पर कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा। और इंडिया में दूसरी भाषा। इसके बाद आई प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा को लाने वाले कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के टाइम पर कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा। ठीक है, इसके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश के टाइम पर ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, अपभ्रंश क्या आता है? इसने संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों भाषाओं को जोड़कर एक भाषा का निर्माण किया, जिसको क्या कहते हैं? अपभ्रंश या अपभ्रष्ट। ठीक है, फिर आती है हमारी अवहट। अवहट क्या है ये? इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनको क्या कहा था? पुरानी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पुरानी हिंदी बोलते हैं। फिर आई अपनी नई हिंदी या आधुनिक हिंदी। अब नई हिंदी या आधुनिक हिंदी को क्या बोलता है भाई? अपभ्रष्ट और अवहट के बीच में जो भाषा आई है उसको क्या बोलते हैं हम? आधुनिक हिंदी। तो हमसे यदि पूछता है अपभ्रष्ट और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी कौन है? अवहट है। ठीक है, इनके बीच की कड़ी कौन है? अवहट। अब आते हैं अपना वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए वर्ण क्या है। वर्ण भाषा का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है, जो तोड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि मौखिक और लिखित में पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित पूछता है सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अब आया डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड अक्षर। देखो, वर्ण की बात करी जाए, वर्ण है एक सिंगल वर्ड। ठीक है, एक सिंगल वर्ड जैसे होते हैं ना अ, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्र वर्ड वर्ड को क्या बोला इसने? वर्ण। अक्षर क्या हुआ? जिसके साथ एक स्वर लग गया उसको क्या बोला इन्होंने? अक्षर। अब ये का के ऊपर जो ये लगी हुई है इसको बोलते हैं हम हलंत। ठीक है, का के ऊपर जो बार लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं हम? हलंत। और हलंत क्या करता है? एक अक्षर को तोड़ देता है, जिससे क्या है, उसे स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखो, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को अक्षर कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षरों अक्षर के समूह को पद या शब्द कहते हैं। ठीक है, अक्षर के समूह को क्या कहते हैं? पद या शब्द कहते हैं। अब पदों के समूह को क्या कहते हैं? पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है पदबंध। पदबंध के समूह को क्या कहते हैं? पदबंध के समूह को उपवाक्य कहते हैं।
फिर क्या आया, उपवाक्य के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक सीक्वेंस चलेगी। वर्ण से अक्षर बनेगा, अक्षर से शब्द बंद, शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, और फिर लास्ट में पूरा एक वाक्य। ठीक है। देखिए, वर्णों के प्रकार पूछते हैं तो वर्णों के भी दो प्रकार है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। वर्णों के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा, एक स्वर, और दूसरा व्यंजन। अब हम वर्णमाला में जाते हैं। ठीक है, तो यदि वर्णों का समूह लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने महल ले लिया। महल क्या है, एक एक अक्षर है। ठीक है। अब ये महल जो है, यदि एक अर्थपूर्ण जानकारी दे रहा है, जैसे महल क्या है, एक मकान है जिसमें लोग रहते हैं। ठीक है, एक घर है, बड़ा घर जिसमें लोग रहते हैं, तो ये क्या है, एक अर्थ दे रहा है। ठीक है ना। तो क्या कहा है इसने, वर्णों के समूह, यदि हम वर्णों का समूह लेते हैं और वह कोई अर्थ बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सार्थक समूह। ठीक है, हमें सार्थक समूह पता लग गया। सार्थक समूह क्या होता है, वर्णों का वह समूह जो एक अक्षर बनाता है और वह अक्षर कोई अर्थ देता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सार्थक समूह। आगे चलते हैं। अब अब ये तो हो गया, यदि वर्ण अपनी एक सीक्वेंस में हो। ठीक है, यदि वर्ण अपनी एक सीक्वेंस में हो तो उसको क्या कहते हैं हम, वर्णमाला। जैसे ABCD होती है ना, ऐसी ए पे नार, आ पे आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी ईंट, गे ज्ञानी, इस तरीके से। ठीक है ना। ये ये क्या आ गया तुम्हारे वर्णमाला में। अगला। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। ठीक है, जो कि कोई अर्थ देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अब हमसे पूछ लिया वर्णों का, वर्णमाला। ठीक है, तो पार्ट ऑफ वर्णमाला में हम देखते हैं, ये क्या है, हमारी चार भागों में डिवाइड हुई। स्वर, व्यंजन, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं, ये एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, यानी इसे किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, ए, ओ, अ। ठीक है, ए और अ। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, वह क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। एक बार फिर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्वर। अब हमसे पूछे हैं स्वर के भेद या प्रकार। स्वर के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर के मुख्यतः तीन उपभेद होते हैं। अब जो भी चीज भेदों के अंदर पे पढ़ते हैं उसे उपभेद कहते हैं। ठीक है, अब जो भी चीज भेदों के अंदर पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उपभेद कहते हैं। ठीक है, हमसे पूछा कि ठीक है, स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद मुख्यतः तीन होते हैं, और भेदों के उपभेद कितने होते हैं भी। ठीक है, अब जो भी चीज भेदों के अंदर पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, उपभेद। अब हमें तीन बताया, तीनों हमने पढ़ने हैं। पहला आया मूल स्वर। ठीक है, पहला क्या आया, मूल स्वर। मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, ये हो गया हमारे नंबर 1। दूसरा आया दीर्घ स्वर, फिर आया प्लुत स्वर। ये आ गए हमारे पास तीनों प्रकार। अब मूल स्वर की बात करें, मूल स्वर या लघु स्वर की बात करें, तो ये कितने होते हैं, ये चार होते हैं। जिसमें क्या है, एपे, एपे अनार, छोटी सी इमली, और ओ, छोटा ओ, और रे ऋषि वाला रे।
ठीक है, तो हमें ये दिख गया भाई। इसे लघु क्यों बोला, क्योंकि ये सारे छोटे हैं, इसके तीनों वर्ण छोटे हैं, इसलिए इसको क्या बोला, लघु स्वर। अब जो छोटे होते हैं, जब हम इनकी मात्रा ही पढ़ेंगे तो इनकी मात्रा भी सिर्फ वन आएगी। ठीक है, इन चारों की मात्रा भी एक ही आएगी। फिर आया मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ से क्या पता लगा हमें, बड़ा हो गया, तो ये चारों चीजें भी बड़ी होंगी भी। ठीक है, जैसे ही ऐता, ए पे अनार से आ पे आम हो गया, छोटी सी इमली से बड़ी सी ईख हो गया, ऊ से उल्लू से बड़े से ऊन हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से है भाई, मूल दीर्घ स्वर है अ, ई, उ। ठीक है, तो मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तीन। ठीक है, ये दीर्घ स्वर के पार्ट है। अब दीर्घ स्वर को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। ठीक है, अब संयुक्त स्वर में कौन सा है, संयुक्त स्वर में आए चार, ए ओ ओ। ठीक है, ए से ईडी, बड़े से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। ठीक है, ये आ गया हमारे, ये आ गए संयुक्त स्वर। यदि हमसे पूरा पूछा है दीर्घ स्वर कितने हैं, तो ठीक है ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो दीर्घ स्वर हमारा कितना, दो भागों में डिवाइड हो गया था, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम मूल दीर्घ तो जान गए कि भाई ठीक है, उसमें बड़े आ गए जो कि हमारे मूल स्वर के थे, उसके या लघु स्वर के जो छोटी वैल्यू थे वो बड़ी वैल्यू बन गई। बड़े से आम, आ से आम, बड़ी से ईक, बड़े से ऊन। ठीक है ना। और बाकी संयुक्त स्वर की बात करें तो इसमें ये आ गए ए ओ ओ। ठीक है, ए से ऐनक, ए से एडी, ओ से औरत, ओ से ओकली। फिर आया हमारा प्लस स्वर। ठीक है, प्लस स्वर देखते हैं। यह स्वरों को काउंटिंग में नहीं आता। ठीक है, यह है क्या है हमारा, स्वरों की काउंटिंग में नहीं आता, लेकिन क्या है फिर भी इसकी वैल्यू है। प्राय इसका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। जैसे हमने बोला राम, चिल्लाकर बोला राम, तो राम में क्या करा हमने, थोड़ा टाइम दिया, राम बोलने में टाइम दिया, राम। ठीक है, आ के पास जो है बीच में थोड़ा गैप आया आ के साथ, तो इसको क्या करते हैं हम, डबल एस। इसका मतलब क्या है, डबल एस से चिन्हित कर दिया। तो इसका मतलब होता है हम किसी बात को खींच कर बोल रहे हैं। ठीक है, अब मात्रा की बात है तो यहाँ दो मात्रा होती है इसकी। ठीक है, इसका मतलब होता है दो मात्रा। अब जैसे आया ओम, ओम में भी क्या है, प्लस स्वर होता है, क्योंकि इसको हम खींच कर बोलते हैं ना, तो इसमें भी दो मात्राएं होते हैं। अब क्वेश्चन आता है स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या होती है भाई 11, यानी 11 होती है। ठीक है, अब हमारे पास दो अयोग भाव होते हैं, कौन होते हैं, अयोग भाव। क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है, अयोग भाव कौन कौन से हैं। अयोग भाव होते हैं अंगा और आहा। अयोग भाव कौन होते हैं, अंगा और आहा। अब अंगा को क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। अंगा को क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। ठीक है, जिसमें अंग की बिंदी आ रही है उसको क्या होते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है ना। देखो, अंगा को बोलते हैं हम अनुस्वर, क्या बोलते हैं अंगा को, अनुस्वर। और आहा को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, अंगा को क्या बोलते हैं हम, अनुस्वर, और आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, अब आ के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा हो तो उसको बोलते हैं हम अनुनासिक। अब ये अनुनासिक तो हो गया, लेकिन अयोगवा नहीं है। ठीक है, अब ये अनुनासिक तो हो गया लेकिन अयोगवा नहीं है। अयोगवा कौन कौन से अपने, अंगा और आहा। अंगा को बोलते हैं अनुस्वर, और आहा को क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। अगला, यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो स्वरों की संख्या होती है ओनली 11। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन चेंज हुआ, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो भाई दो जुड़ जाएंगे, कौन से, अयोग हुआ।
अयोगवा क्या है अपना? अंगा और आह। अंगा कहते हैं अनुस्वर और आह क्या कहते हैं? विसर्ग। तो कितने हो जाते हैं ये? 13। फिर आया स्वरों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। ठीक है, स्वरों को भी अलग अलग आधार पर बांटा गया है। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति मतलब होठों से बोलने वाली। ठीक है, ओष्ठाकृति मतलब होठों की आकृति के आधार पर। अब जब हम किसी बात को बोलेंगे तो अपनी वृत्ताकार या अवृत्ताकार इमेज दिखाई देगी लोगों को। ठीक है, फेस लुक क्या आएगा? वृत्ताकार या अवृत्ताकार। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो इनको विभक्तियां, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार से क्या तात्पर्य है? जब हम कोई चीज बोलते हैं तो ठीक है, अपने जो होठों की शेप है वो किस तरीके की हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बोला ऊ, तो अपने होठ क्या हो गए? वृत्ताकार मतलब गोल हो गए। ऊ ऊ ओ ओ। ठीक है, इसमें क्या होती है? अपने जो होठों की आकृति होती है वो गोल हो जाती है, तो इसके लिए इसको क्या बोला? वृत्ताकार। अब जाते हैं हम अवृत्ताकार पे। अवृत्ताकार में देखते हैं हम, जहाँ अपने होठों की आकृति थोड़ी फैल जाती है। ठीक है, शेप जो है थोड़ी बदल जाती है। अ ई ई री ए ए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अपने होठों की जो आकृति है वो गोल नहीं हो रही। ठीक है, वृत्ताकार नहीं हो रही, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? अवृत्ताकार। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के दो भेद हैं। कौन सा? पहला वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार में कौन से हैं? कि ठीक है, वृत्ताकार में है उ ऊ ओ ओ। ठीक है, और अवृत्ताकार में जिसके अपने होठों की शेप अवृत्ताकार नहीं होती। ई ऊ नहीं, री ए ए। ठीक है, ये होगी अवृत्ताकार। फिर दिया क्वेश्चन, जीभ के आधार पर स्वरों का भेद बताइए। अब जीभा के आधार पर बताया हम। देखो, जीभ से ये थे हम बोलते हैं जीभा का। ठीक है, अपनी जीभ कहाँ से शुरू होती है? पीछे, यानी पश्च। पीछे से शुरू हुई, फिर बीच में आई और फिर अग्र पे आई। अब हमसे पूछता है कि ठीक है, पश्च स्वर कौन से हैं? पश्च स्वर वो हैं जो कि पीछे से आवाज देते हैं। ठीक है, जीभ के पीछे से आवाज आती है, जैसे ई ई ए ए। ठीक है, ये क्या है? हमारे पश्च स्वर। इसके बाद आया मध्य स्वर। ठीक है, अब मध्य स्वर का भी जानना है हमें। मध्य स्वर क्या है? जो कि बीच में से आवाज आती है। ठीक है, बीच में से आवाज सिर्फ एक की आती है, आ। ठीक है, किसकी आती है? आ की। फिर आया अग्र स्वर। अब अग्र स्वर देखते हैं हम। देखिए, अग्र स्वर जो है हमारे कितने होते हैं? अग्र स्वर होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। तो इनको भी देखते हैं कौन कौन से। आ उ ऊ ओ ओ री। ठीक है, अ उ ऊ ओ री। तो ये क्या होता है? हमारे अग्र स्वर। ठीक है, तो हमें स्वरों की संख्या भी पता होगी। देखिए, लैंग्वेज जब हम कुछ पढ़ते हैं ना, जैसे हम म्यूजिक वगैरह सीखते हैं, तो वहाँ ये लैंग्वेज का काफ़ी जो रोल होता है, क्योंकि हमें उसी तरीके से अपना म्यूजिक प्ले करना होता है। ठीक है ना, वहाँ मात्राओं का भी काउंटिंग होती है, तो सब चीज़ें वही लैंग्वेज का ज़्यादा यूज होता है। अब आया जैसे हमारा पशुअर, तो भाई ठीक है, क्वेश्चन आ गया पशुअर कितने होते हैं? पशुअर 4 होते हैं। कौन से? जिनके पीछे से आवाज आती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? जीभ के आधार पर स्वरों का भेद कितने होते हैं? जीभ के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। ठीक है, अब जीभ के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं? पश्चस्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। ठीक है, इसके बाद पश्चस्वर कौन से हैं? पश्चस्वर वो हैं जो कि जीभ से पीछे से आवाज देते हैं। ये होते हैं 4, ई ए। फिर आया मध्य स्वर। मध्य स्वर कितने के होते हैं? हमने मध्य स्वर जो है सिर्फ ओनली वन है, वो कौन सा है? एपे अनार। एपे अनार। फिर है अग्र स्वर। अग्र स्वर पे जाते हैं तो ठीक है, अग्र स्वर कौन से? जो कि जीभ के अगले पार्ट से बोले जाते हैं। आ ऊ ओ री। ठीक है, ये कितने होते हैं? 6। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आया भाई मुखाकृति, मतलब मुख की आकृति के आधार पर।
ठीक है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। अब जो मुखाकृति मतलब मुख्य आकृति के आधार पर यदि स्वरों के भेद पूछते हैं तो वो कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला कौन सा हुआ? संवर स्वर। पहला कौन सा होता है? संवर स्वर। ठीक है। जिसमें मुख कम से कम खुले उसको कहते हैं हम संवर स्वर। जिसमें मुख कम से कम खुले उसको क्या कहते हैं हम? संवर स्वर। अब ये इनकी जो संख्या होती है ये होते हैं हमारे 5। ठीक है। अब 5 कौन कौन से? ई ऊ ऊ री। ई ऊ ऊ री। तो ये क्या है हमारे? संवर स्वर। जिसमें क्या होता है मुंह की जो मुंह जो है कम से कम खुलता है। अब आ गया विर्वत स्वर। विर्वत स्वर जो है इनकी संख्या होती है 1। ठीक है। विर्वत स्वर क्या है? इसकी संख्या होती है 1। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? ओनली। और विर्वत स्वर से भी हमें पता होना चाहिए जिसमें मुख से हो ज्यादा से ज्यादा खुले। ठीक है। विर्वत किसको बोला भाई? ठीक है। जिसमें मुख ज्यादा से ज्यादा खुले उसको क्या बोला हमने? विर्वत स्वर। अब एग्जाम्पल की बात आए कि ठीक है विर्वत स्वर का एग्जाम्पल क्या है? तो विर्वत स्वर का एग्जाम्पल ओनली वन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? मुंह पूरा खुल गया भाई, आवाज ज्यादा आई। आ। ठीक है ना। फिर आया अर्धविर्वत। अर्धविर्वत में क्या है? ठीक है। नहीं, अर्ध संवर्त आया। मतलब मुंह तो कम से कम खुले, मतलब आधा खुले। ठीक है। पहले जो खुल रहा था संवर्त में कम से कम खुल रहा था, उससे भी कम खुले उसको क्या बोला हमने? अर्ध संवर्त। ए ओ ए ओ। मुंह बहुत कम से कम खुल रहा है इनमें, तो ठीक है इसको क्या बोला? अर्ध संवर्त। अब आया विर्वत का भी उल्टा। ठीक है। यहाँ तो मुख ज्यादा से ज्यादा खुल रहा था, इससे थोड़ा कम खुले। ठीक है। इससे थोड़ा कम खुले। तो ये कौन सा है हमारा? आ ए ओ। ए पे अनार, ए से एडी, ओ से औरत। ए पे नार, ए से एडी, ओ से औरत। ठीक है। तो अर्धविर्वत कौन से हो गए? आ ए ओ। आ ए ओ। तो ये अर्धविर्वत हो गए हमारे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिर आ गया हमारे पास घूम के। मौखिक स्वरों की संख्या कितनी होती है जी? मौखिक स्वरों की संख्या होती है 11। लिखित स्वरों की संख्या कितनी होती है? लिखित स्वरों की संख्या होती है 13। अब आगे चलें। मूल स्वरों के उच्चारण में लेकर एक मात्रा का समय लगता है। अब जो मूल स्वर है, ठीक है, मूल स्वर कौन से हमारे? मूल स्वर या लघु स्वर, इनको जो बोला जाता है तो मतलब उसमें जो मात्रा वाली बात आती है तो उसमें सिर्फ एक मात्रा का यूज होता है। मूल स्वरों में कितनी मात्रा का यूज होता है? मूल स्वरों या लघु स्वरों या ह्रस्व स्वरों में केवल एक मात्रा का यूज होता है। ठीक है। अब मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर है कौन से हमारे? ये होते हैं हमारे 4। जिसमें क्या हुआ? सब कुछ छोटा है। एपे अनार, ए से एडी, ई से एपे अनार। ठीक है। एपे अनार। एपे अनार के बाद क्या आएगा? छोटी आनी है सारी चीज। अ ई ऊ। ठीक है। क्या आया? अ ई ऊ। मतलब ए पे अनार, ई से इमली, आ पे अनार, ई से इमली, आ पे अनार, ई से इमली, ऊ से उल्लू। ठीक है। आ पे अनार, ई से इमली, ऊ से उल्लू। तो ट्रिक की बात की जाए, अनार के साथ इमली कौन खाता है? कोई उल्लू ही खाता है। अनार के साथ इमली कौन खाता है? कोई उल्लू ही खाता है। ठीक है। तो आम और इमली उल्लू खाते हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गई इसकी? भाई मूल स्वर या लघु स्वर को हम याद करने की ट्रिक क्या होगी? आम के साथ इमली उल्लू खाते हैं। ठीक है। तो क्या आया? आ मतलब आ से अनार,
आ से अनार, ई से इमली, ऊ से उल्लू, र ऋषि। ठीक है, मूल स्वर हो गए। अब इनकी मात्रा का पूछा तो इनमें कितनी मात्रा होती है भाई? केवल एक मात्रा होती है। आगे चले, दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं भाई? दीर्घ स्वर होते हैं 7। और ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो मूल दीर्घ और एक होता है संयुक्त। मूल दीर्घ जो होते हैं उसमें क्या होती है? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन से? आपे आम, दूसरा क्या हुआ? बड़ी से एक, ऊ से उल्लू, बड़े से ऊन। ठीक है, ये 3 होते हैं। फिर आया संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं भाई? ठीक है, 3 ही हो गए तो बचे कितने? 4। 4 ये होते हैं। इसमें क्या है? ए ओ ओ। ठीक है, ए ओ ये आ गया, तो हमें पता लग गया। फिर आया प्लस स्वर। अब देखिए, जो प्लस स्वर होते हैं भाई, इसमें जो मात्राएं होते हैं सिर्फ ये इतना ही आएगा कि प्लस स्वर में मात्राएं कितनी होती हैं? प्लस स्वर में 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्लस स्वर में का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं हम? अयोगवा। अब अयोगवा मैंने बताया था आपको, अयोगवा कौन से थे? अंगा और आह। ठीक है, विसर्ग लगा होता है बेटा इसके पीछे, अंगा और आह। अंगा को अनुस्वर कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। अगला, वर्णों को बोलने या उच्चारण करने में। ठीक है, अब जो वर्ण है बेटे, इन्हें बोलने या उच्चारण करने में किस किस चीज का पार्ट का यूज होता है? ठीक है, सबसे पहले तो आया गला। गले को क्या बोलते हैं हम? कंठ। ठीक है, जो बातें, जो आवाज, ये दो जो अक्षर गले से निकलता है उनको क्या कहते हैं हम? कंठोष्ठ। ठीक है, फिर आया तालु। अब ये तालु क्या है? जहाँ हमारी जीभ ऊपर के हिस्से पर टच होती है। तालु क्या है? जहाँ हमारी जीभ ऊपर के हिस्से पर, जबड़े के ऊपर ऊपरले हिस्से में टच होती है उसको कहते हैं हम तालु। तो इसको क्या कहते हैं हम? तालुव्य। फिर आया मूर्धा। अब मूर्धा को क्या कहा? देखिए, मूर्धा में क्या होता है, हमारी जो जीभ है ऊपर नीचे दोनों टच होती है। ठीक है, नीचे भी टच होती है और ऊपर भी टच होती है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मूर्धन्य है। फिर आया दंत। दंत में होता है जहां हमारी जीभ दांतों से भी टच होती है जब कोई अक्षर बोला जाता है। फिर आया ओष्ठ, जो वर्ड हमारे जीभ कहीं टच ना हो, बस होठ ओपन हो, जैसे प फ ब भ। ठीक है, फिर आया नाक से बोलने वाले। अब नासिकीय कौन से होते हैं भाई? ठीक है, नासिकीय वो होते हैं जो कि नाक से बोले जाते हैं। जैसे अंगा होता है ना, तो इसको हम नासिकीय भी कह सकते हैं। फिर आया मुख। तो मुख से बोले जाने वाले वो कौन से हैं भाई? ठीक है, जो केवल मुख से बोले जाते हैं। और कुछ वर्ड होते हैं जो केवल जीभ से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वर वर्णों का उच्चारण। अब इनके जो स्वर हैं उनके जो उच्चारण आ गया, उच्चारण के आधार पर मैंने बोला। कंठ से क्या बोला? ए पे अनार आ पे आम। कंठ से क्या बोला? ए पे अनार आ पे आम। तालु से क्या बोला? छोटी से इमली बड़ी से ईख। छोटी से इमली बड़ी से ईख। आते जा रहे हैं ना आगे आगे। कंठ से बोला ए पे अनार आ पे आम। फिर थोड़ा आगे चले, छोटी से इमली बड़ी से ईख। फिर थोड़ा आगे चले, ऊ से उल्लू ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू ऊ से ऊन। ओष्ठ पर आ गए यानी होठों पर। फिर कंठ प्लस तालु, ए ए ए ए ए ए। ये क्या हुआ तुम्हारा? कंठ प्लस तालु। फिर है कंठ प्लस ओष्ठ, ओ ओ ओ ओ से औरत, ओ से उखली, ओ से औरत, ओ से उखली। कंठ प्लस ओष्ठ। फिर आया मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या होता है? जीभ ऊपर नीचे टच होती है। ठीक है, री मतलब कुछ चीजें अपनी जो जीभ होती है थोड़ी कंपन करती है, इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। फिर आया नासिकीय, मतलब जो नाक से बोले जाने। तो अनुस्वर जो है हमारे अधिकतर नाक से ही बोले जाते हैं, यानी अंग, अंग। नाक से साउंड आती है ना,
जैसे हम श्री रेशम या बहुत से गाने गाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, नासिकिया। फिर आया कंठ। कंठ से क्या बोला जाता है भाई, विसर्ग की बात आए तो विसर्ग कहाँ से बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है कंठ से। जैसे अह, अह, तो आह कहाँ से बोला जाता है भाई, कंठ से। नाक और मुख से बोले जाने वाला में एक मात्र अक्षर कौन सा है, अनुनासिक। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है अनुनासिक क्या है, अनुनासिक है आ, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। ये कैसे बोला जाता है, नाक और मुख दोनों से। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा तो उसके अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमने कितना सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। पहले का ऑप्शन क्या है, डी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला के, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। कितनी संख्या होती है, 52। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हमने अभी पढ़ा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और यदि हमसे पूछता है कुल स्वरों की संख्या होती है, तो जैसे कुल आएगा तो ये हो जाएगा, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अगला, मौखिक स्वर में मौखिक स्वर की स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमसे फिर क्वेश्चन घुमाया, क्वेश्चन घुमा कर क्या पूछा, मौखिक स्वर कितने होते हैं। अब लिखित हो या मौखिक हो, जिस स्वर की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, तो मौखिक स्वरों की भी संख्या कितनी है, 11। देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछने की एग्जामिनर की आदत है। अब लिखित स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसमें बताइए। ठीक है, लिखित स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमने देखा था मौखिक स्वर कौन से थे कि भाई ठीक है जो कि हम जानते हैं, और लिखित स्वर में क्या हो गया भाई, ठीक है दो स्वर और ऐड हो गए, कौन से, अनुनासिक, अनुस्वर और आह। तो कितनी होती है लिखित स्वरों की संख्या, 5, मतलब 13। लिखित स्वरों की संख्या कितनी है, 13। अगला, अब क्वेश्चन आया ये, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए जैसे ही कहा कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या होती है 13। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया, मूल स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है। ठीक है, मूल स्वर कौन से हैं, देखो मूल स्वर हृस्व स्वर और लघु स्वर एक ही है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन सी, एप्पे अनार, छोटी सी इमली, उसे उल्लू, रे ऋषि। कितनी होती है, 4। अगला क्वेश्चन, हृस्व स्वर की संख्या कितनी है, जो मूल स्वर है वही तो हृस्व स्वर है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। देखो हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ठीक है, और ये दो भागों में बढ़ती है, एक मूल में, मूल दीर्घ, और एक संयुक्त स्वर। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ में कितने होते हैं, 3, और संयुक्त में कितने होते हैं, 4। अगला क्वेश्चन, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमने भी देखा इसमें कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, आपे आम, बड़ी से ईख, उसे ऊन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आपे आम, बड़ी से ईख, उसे ऊन। अब अगला आया,
संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ए ओ ओ से औरत, ओ से ओखली। ठीक है, अब अगला देखा। मुखाकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब देखो मुखाकृति कौन से होते हैं, जैसे अपना जो फेस एक्सप्रेशन है वो कितनी होती है मुखाकृति के आधार पर? 4 होती है। कौन सी? संवर्त और उसका आधा, अर्ध संवर्त, विर्वत और उसका आधा अर्धविर्वत। ठीक है, संवर्त की बात करें तो संवर्त कौन कौन से हो गए हमारे पास? संवर्त का क्या मतलब है? जिसमें मुंह ज्यादा से ज्यादा खुलता हो। ठीक है, नहीं, संवर्त होता है जिसमें मुख कम से कम खुलता हो, और विर्वत है जिसमें मुख ज्यादा से ज्यादा खुलता हो। तो ठीक है, ये कितनी होती है हमारी? 4। ये था ना क्वेश्चन, मुखाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं भाई? 4 होते हैं। पहला संवर्त, फिर अर्ध संवर्त, फिर विर्वत, फिर अर्धविर्वत। वो बता ही दिए कि भी ठीक है, संवर्त क्या है? जिसमें मुख कम से कम खुले। अब कम से कम किन में खुलेगा? ई उ री, उ री, उ री। ठीक है, ये क्या है? संवर्त स्वर। फिर इसमें यह है अर्ध संवर्त, मतलब ए ओ, मतलब ए से ऐनक, ओ से औरत। ठीक है, फिर आया विर्वत। ये विर्वत का तो बस एक ही वर्ड है, क्या है? क्या है? अ। फिर अर्धविर्वत में क्या है? एफ है अनार, बड़े से ऐनक, ओ से औरत। ठीक है, एफ है अनार, बड़े से ऐनक, ओ से औरत। ये आगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवा, जीवा के आधार पर स्वर के भेद। अब जी जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। कैसे पता लगाते हैं हम? पश, मध्य और अग्र। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, पश, अग्र और मध्य कौन कौन से हैं। तो जीवा के आधार पर कहा हमें, ठीक है, पश्च में कौन सा है? पश्च में आए ई कितने होते हैं? 4। ई कितने होते हैं? 4। मध्य स्वर की बात करें तो इसमें सिंपल एक आता है, कौन सा? अ, एपे अनार। कौन सा? एपे अनार। मध्य स्वर में से क्या बोला जाता है? एपे अनार। अग्र स्वर की बात करें, आ से आम, ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, बड़े ओ से औरत, ओ से ओखली और रे ऋषि। ठीक है, अग्र स्वर में कितने आते हैं? 6। मध्य स्वर में कितने आते हैं? 1। पश्च स्वर में कितने आते हैं? 4। अगली। तो हमें यह भी पता लग गया कि भाई जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 3। अगला क्वेश्चन। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? होठों की आकृति पे स्वर के आधार के भेद कितने हैं? 2। कौन सी? ओष्ठा, मतलब वृत्ताकार, और अवृत्ताकार। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ठीक है, कौन से वृत्ताकार है, कौन से अवृत्ताकार स्वर है। ठीक है, ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर बोल दिया हमसे। तो ओष्ठाकृति मतलब होठों के आधार पर जो है 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार के पूछे कौन कौन से होते हैं? उ उ ओ ओ, उ उ ओ ओ। वृत्ताकार कौन से होते हैं? उ उ ओ ओ, उ उ ओ ओ। अवृत्ताकार कौन से होते हैं? अ पे अनार, आ पे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, री रे ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे ऐनक। ठीक है, जो वृत्ताकार कौन सा है भाई? ठीक है, जिनमें अपने होठ गोल हो जाए। अवृत्ताकार जिनमें अपना होठ थोड़े खुल जाए। ठीक है, हमें पता लग गया होठों की आकृति के आधार पर कौन से 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब क्वेश्चन आया, इनमें कौन सा मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर कौन से होते हैं? देखो मूल स्वर होते हैं मूल स्वर, हृस्व स्वर और
लघु स्वर एक ही चीज है भाई, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। ये जो है ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर, क्योंकि ये बड़ी की ई से, बड़ी ई से एक वाला है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? अब दीर्घ स्वर की बात करें तो ठीक है कि भाई सारी चीजें बड़ी होती है, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। अब जो ये आहा है, ये जो आहा है, क्या ये दीर्घ स्वर नहीं है? भाई हो सकता है आहा दीर्घ स्वर नहीं हो। ठीक है, तो आहा तो क्या है भाई? अपना एक विसर्ग है, जिसको क्या बोलते हैं? आहा क्या है? एक विसर्ग है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पश स्वर है? ठीक है, पश स्वर मतलब जो जीभ से, जैसे हम बोले तो जीभ से क्या है, पीछे से कौन सा वर्ड आया उसको बोला है पश स्वर। ठीक है, तो जा और जा तो स्वर है ही नहीं, ये भी स्वर नहीं है। अब बचे ये दो, आ और ई। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कौन कौन सा इनमें पश स्वर नहीं है। देखिए, हमने पश स्वर पढ़ा था। पश स्वर कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे कौन से? ई ई ए ए, ई ई ए ए। मध्य स्वर में केवल एक आता है आ। ठीक है, और अग्र में तो वो सारे जो बचे वो अग्र में आ गए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है पश स्वर कौन सा है जी? पश स्वर में तो आया ई ई ए ए। ठीक है, ई ई ए ए। कौन सा है पश स्वर में? ई ई ए ए। तो पश स्वर कौन सा है इनमें? ये। ठीक है, अपना आंसर क्या आ गया? बी। अगला क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्या है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्या है भैया? अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं? अंगा और, अंगा और अह। ठीक है, अयोगवा क्या कौन से होते हैं? अंगा और अह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? अब देखो, अयोगवा की बात करें तो भी ठीक है, जो विसर्ग होते हैं वो अयोगवा होते हैं, जिसके लास्ट में ऐसी डॉट लगे हो उनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। अगला क्वेश्चन, ए ए ए ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ए ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो मतलब इन्हें कहाँ से बोला जाता है? नासिक्य से, मूर्धन्य से, ओष्ठ्य से, कंठ तालुवे से। ठीक है जी, स्वरों का उच्चारण हम जब करते हैं तो हमने देखा कंठ से क्या बोला जाता है? अपैनार अप्याम। कंठ से क्या बोला जाता है? पीछे से ही अपैनार अप्याम। उसके बाद क्या आया? तालु। तालु से क्या बोला? ई ई। ई से इमली, ई से ईंख, ई से इमली, बड़ी से ईंख। फिर आया ओष्ठ पे, क्या आया? उसे उल्लू बड़ो से ऊन। ठीक है, ये तो हुई तीनों कहानियाँ। इसके बाद आया कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु से क्या बोला जाता है? ए ए, यानी ए से एडी, ए से एनक, ए से एडी, ए से एनक, ए से एडी, बड़े से एनक। इसके बाद देखा कंठ प्लस ओष्ठ आया ओ, ओ से औरत, ओ से उगली। मूर्धन्य से आया रे ऋषि। और नासिक्य से कौन सा आता है हमारा? अंगा, यानी अनुस्वर। कंठ से कौन सा आता है? विसर्ग। और नाक प्लस मुंह दोनों से क्या आता है? अनुनासिक। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंठ प्लस तालु। ए से क्या बोला जाता है? कंठ प्लस तालु। अगला क्वेश्चन, इनमें ऋषि का उच्चारण कैसे होता है? देखो, अभी हमने ऋषि का उच्चारण पढ़ा, तो ये क्या होता है? मूर्धन्य। इसमें क्या होता है? जीभ ऊपर नीचे टच होती है। अगला क्वेश्चन, आगत वर्ड आ गए। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपनी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। यह है हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, थ्योरी भी पढ़ी और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करे। ठीक है, थैंक यू।